Hello and welcome back to the Samad Academy. The topic is input tax credit under GST. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म एग्जैक्टली है क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं जो कि एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन क्लेम कर सकता है एंड क्लेम नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म को समझेंगे एंड इसका प्रोसेस समझेंगे, ये प्रोसेस फ्लो कैसे होता है। So the first topic is first of all input tax in relation to a taxable person. So ये इनपुट टैक्स एग्जैक्टली होता क्या, इसमें इसका मतलब क्या, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट समझो तो इनपुट टैक्स मींस एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जो कि रेगुलर डीलर है। तो जो रेगुलर डीलर अगर किसी रेगुलर डीलर यानी कि B2B केस में अगर कोई इनवर्ड सप्लाई आता है, इनवर्ड सप्लाई इन द सेंस परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो उस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस उसके ऊपर जो जीएसटी सप्लायर को पे किया गया है, दैट कैन बी क्लेम एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट। वो अमाउंट हम एज अ इनपुट टैक्स के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसबर्सिंग आवर टैक्स लायबिलिटी। सो इट मींस व्हाट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, amount of tax paid at the time of inward supply to the supplier is called a kind of input tax credit available to buyer. So इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? IGST including IGST paid for on IGST, that is import और interstate goods supply. IGST हम क्या पे करते हैं जब इंटरस्टेट सप्लाई होता है, दैट इज इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, तो हम उस केसेस में जो टैक्स चार्ज करते हैं वो IGST होता है। और CGST SGST दैट इज इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो उस केसेस में हम ये जो टैक्सेस हमने पे किया है, दैट इज सप्लाई किया है, दैट इज कॉल्ड CGST SGST in case of intrastate and IGST in case of interstate। तो ये जो भी टैक्सेस हमने सप्लायर को पे किया है, हमारे बिहार पे सप्लायर ने GST डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट को पे किया रहेगा, दैट कैन बी क्लेम एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट। इसके अंदर ये नॉर्मल की बात हो गई, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जहां पे हम डायरेक्टली सप्लायर को पे करते हैं, और साथ साथ में हमारा जो RCM होता है दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसके ऊपर जो हमने टैक्स लायबिलिटी पे की है उसका एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। तो नॉर्मल भी इंक्लूडेड है, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी इंक्लूडेड है, एंड देन इवन टैक्स पेएबल अंडर RCM वो भी इंक्लूडेड है। बट इसमें क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है, कॉम्पोजिशन लेवी पे जो टैक्स पे किया, यानी कि अगर आप कॉम्पोजिट डीलर हो और आप टर्नओवर बेसिस पे टैक्स पे करते हो, तो वो जो टर्नओवर बेस टैक्स पे किया वो आपको एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलता है। दिस इज द काइंड ऑफ मेन इसका डिसएडवांटेज ऑफ कॉम्पोजिट डीलर का, कि कॉम्पोजिट डीलर सप्लायर यानी कि अगर रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करता है तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा उसको, बट ही कैन नॉट चार्ज द टैक्स ऑन द बिल ऑफ इनवॉइस, यानी कि जो बिल वो रेज करेगा वो उस पर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, इवन दो उसने अपना जो परचेज के टाइम पे जो टैक्स पे किया था उसका कोई टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकता, बिकॉज ही इज अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो एलिजिबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए कौन एलिजिबल है? सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए एवरी रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल। हर रेगुलर डीलर एलिजिबल है। ITC on supply of goods or services to be used for intended to be used for the course of the furtherance of the business। yes, अगर गुड्स और सर्विस जो बिजनेस के लिए परचेज किया गया और बिजनेस के ही फर्दरेंस के लिए यूज किया जा रहा है, तो डेफिनेटली ही कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट on particular purchase। and if the amount of input tax credit is credited to electronic credit ledger, जैसा कि हमें पता होता है हमारे GST पोर्टल पे 3 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेजर होते हैं, जिसका नाम है ई कैश, ई लायबिलिटी एंड देन आफ्टर ई क्रेडिट लेजर। तो हमने जो भी परचेज किया, यानी कि हमने जो भी परचेज किया, हम उसका रिटर्न जब फाइलिंग करते हैं, जब GST और 3B में अमाउंट डिक्लेयर करते हैं,
तो वो अमाउंट हमारे ई क्रेडिट लेजर बैलेंसेस में क्रेडिट चला जाता है, यानी क्रेडिट हो जाता है। तो हमारे पास जो भी क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है हम उसका डेफिनेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसका प्रोसेस पहले डिफरेंट तरीके से होने वाला था। जब ये इनिशियल लेवल पे इसका प्लान किया गया था तो वो हमारा क्रेडिट लेजर आज हम जीएसटीआर 3B जो फाइल करते हैं तो जाके रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इनिशियल लेवल पे ऐसा नहीं था। इनिशियल लेवल पे ऐसा था कि हमारा सप्लायर सारा का सारा इनवॉइसेस वो पोर्टल पे अपलोड करते जाएगा और हमें GSTR2 एंड GSTR2A में रिफ्लेक्ट करता जाएगा। देन आफ्टर वो जब रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे बैलेंसेस ऑटोमेटिक क्रेडिट लेजर में आते जाएंगे। बट GSTR2 एंड GSTR2A का जो प्रोसेस है दैट इज लिंक जो GSTR2A GSTR1A का प्रोसेस था वो फिलहाल के लिए दैट इज बैन है, यानी कि अभी अप्लीकेबल नहीं है आज के दिन में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है दैट इज जो टैक्स क्रेडिट लेजर है पोर्टल का, वो क्रेडिट होता है। कब क्रेडिट होता है? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR 3B। इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई अंडर CGST SGST। यस, सो these आर द पर्सन, ये जो नॉर्मल रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन किया है, इन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स पे जो टैक्स पे किया है, ऑब्वियस बात है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। दे आर एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट। कंडीशन क्या है? कंडीशन यानी कि आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो उसके लिए कंडीशंस है। कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे पॉइंट नंबर 1, आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और डेबिट नोट होना चाहिए। सामने वाले ने जो भी प्रोडक्ट या सप्लाई किया है या फिर जो भी सर्विस दी है उस सर्विस या प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उसने प्रॉपर टैक्स इनवॉइस आपको इशू किया है। अगर प्रॉपर टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट इशू हुआ है विद द कंप्लीट डिटेल, उसमें डिटेल क्या क्या रहना चाहिए? आपका GST नंबर, सप्लायर का GST नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स अमाउंट एंड प्रॉपर स्टेट कोड, प्रॉपर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये डिटेल डॉक्यूमेंट आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप आराम से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, सब्जेक्ट टू बी इनएलिजिबल इनपुट टैक्स, यानी कि ऐसे इनपुट टैक्स जिसका आप क्लेम नहीं कर सकते हो तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट कंडीशन ये है कि आपके पास प्रॉपर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन डिटेल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, रिसीव गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डीम्ड रिसीव्ड। गुड्स और सर्विस वो आपको रिसीव होना चाहिए या डीम टू बी रिसीव होना चाहिए। अगर गुड्स अगर आपको नहीं मिला है, दैट इज अगर आपने प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं ली है, आपके पास मटेरियल फिजिकली अवेलेबल नहीं है, रिसीव नहीं हुआ और इनवॉइस पहले मिल गया, तो एज पर रूल आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो जब तक कि गुड्स आपके पास रिसीव नहीं हो जाता या डीम टू बी रिसीव नहीं हो जाता है। सिर्फ इनवॉइस रेज कर देने से गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है तो इस केसेस में डेफिनेटली आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के आप हकदार नहीं हो। नेक्स्ट, सब्जेक्ट टू सेक्शन 41 और 43A टैक्स ऑन सच सप्लाईज पेड टू द गवर्नमेंट बाय सप्लायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के दिन ये रूल अप्लीकेबल है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी क्लेम कर सकते हो जब आपका सप्लायर वो इनवॉइस उसके GSTR1 में फाइल करता है और वो इनवॉइस उसके GSTR1 में फाइल करने के बाद आपके GSTR2A में रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो GSTR2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो दैट मीन्स वो रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है। सो एट सच केसेस में कंप्लायंसेस अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो यू मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट। तो साथ साथ में सप्लायर को आपका इनवॉइसेस पोर्टल पे अपलोड करना जरूरी है, फाइल करना जरूरी है एंड रिसिपिएंट सेल्फ फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 ऑफ CGST। रिसिपिएंट यानी कि बायर को अगर इनपुट टैक्स लेना है तो ऑब्वियस बात है रिटर्न फाइल तो करना ही पड़ेगा। बिना रिटर्न फाइल किए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। जब तक रिटर्न फाइलिंग नहीं करेंगे तब तक उसका अमाउंट दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट लेजर पे हिट नहीं करता है। सो दिस आर सम कंडीशंस, जो कंडीशन जैसे कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए आपके पास, गुड्स या सर्विस आनी चाहिए, मिली हुई होनी चाहिए, आपका सप्लायर ने GSTR2A में इनवॉइस अपलोड किया हुआ होना चाहिए और आपने रिटर्न फाइलिंग किया होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो डेफिनेटली आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। नाउ डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स। डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट, अब ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम समझते हैं। ITC शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन
इंक्लूडिंग आईएसडी। आईएसडी क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए बाय रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, जैसे कि टैक्स इनवॉइस इशू बाय सप्लायर। सप्लायर यानी कि जो आपने जिससे परचेज किया, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, जिससे भी परचेज किया उससे आपको प्रॉपर टैक्स इनवॉइस आना चाहिए। उस टैक्स इनवॉइस पे स्टैम्प एंड सिग्नेचर, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो या नॉर्मल सिग्नेचर हो, हालांकि अब ई इनवॉइस भी आने वाला है जल्दी ही, तो प्रॉपर एक डिजिटल साइन और उसमें डिटेल होनी चाहिए, जीएसटी नंबर, दोनों पार्टी की लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारे के सारे डिटेल के साथ में प्रॉपर टैक्स इनवॉइस आना चाहिए। सेल्फ टैक्स इनवॉइस, अब ये सेल्फ टैक्स इनवॉइस क्या होता है? सेल्फ टैक्स इनवॉइस इज समथिंग लाइक, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होता है। जब आप किसी फॉरेन पार्टी से कोई इंपोर्ट करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, या फिर किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से कुछ परचेज करते हैं जो कि फॉल करता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। सो इन दैट केसेस आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपके पास सेल्फ टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है। अगर आपके पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टैक्स इनवॉइस अवेलेबल है देन डू नॉट वरी, आप आराम से आईटीसी ले सकते हो। दिस इज अ प्रोविजन बिकॉज आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत जरूरी है। डेबिट नोट, अगर किसी तरह का कोई भी अमाउंट चेंजेस हुआ, अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, उसके रिलेटेड अगर डेबिट नोट रीज किया गया बाय सप्लायर तो डेबिट नोट की भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, यस, आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स में पहले क्या होता था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जब प्रोडक्ट आपका कस्टम डिपार्टमेंट में आता था तो वहां से बिल ऑफ एंट्री आती थी। बिल ऑफ एंट्री के बेस पे आप उसके पर्टिकुलर इंपोर्टेड गुड्स का आप इनपुट टैक्स ले सकते थे। बट आज के दिन में दैट इज जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स अब कस्टम डिपार्टमेंट भी आपके जितने भी बिल ऑफ इंपोर्टेड है वो आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो अपलोड करते हैं और वहां पे आपको दिखता है। बेस्ड ऑन दैट आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो रिफ्लेक्ट तो करना ही करना चाहिए, साथ में उसका इनवॉइस यानी कि बिल ऑफ एंट्री की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एंड आईएसडी इनवॉइस और क्रेडिट नोट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो इस केस में क्या होना चाहिए, आईएसडी इनवॉइस यानी कि आईएसडी इनवॉइस वो होता है जहां पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जहां पे इनके मल्टीपल वर्टिकल्स होते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं और कॉमन सर्विसेज हर कोई यूज करता है, उसका हेड ऑफिस के थ्रू एक्सपेंसेस होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इनपुट टैक्स डिवाइड होता है। इसको डिटेल में समझेंगे आगे चल के हम इसको। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो दैट इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। आरटीसी शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ओनली if all the applicable particulars specified in the provision of IT section are contained in the said document, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में जो जो डिटेल्स होनी चाहिए एज पर रूल के हिसाब से, उसमें जीएसटी नंबर होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, दोनों पार्टी का अवेलेबल होना चाहिए, एड्रेसेस होने चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एचएसएन कोड या फिर सैक कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन जो एज पर नॉर्म्स के हिसाब से कहती है डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। अगर वो सारी डिटेल्स अवेलेबल है तो डू नॉट वरी, आप आईटीसी आराम से क्लेम कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर बात करें, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इवन इफ सेट डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ऑल द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स, अगर ऐसा होता है कि उसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं, कुछ कुछ डिटेल मिसिंग है, बट कंटेन्स द डिटेल ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, total value of supply, goods or both, GST of the supplier and the recipient, the place of supply in the case of interstate, ITC may be availed by such registered person, may be availed यानी कि मिल सकता है, बट आप मेक श्योर करो कि सारी डिटेल, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो आपके उस इनवॉइस पे, इस डॉक्यूमेंट पे अवेलेबल है। No ITC shall be availed by a registered person in respect of any tax that has been paid in the pursuance of any order or demand confirmed on account of fraud. See, it is clear with the details कि अगर डिमांड रेज होती है, एनी ऑर्डर इश्यू होता है कि आपने ये फ्रॉड किया है, दैट मीन्स ये आइडेंटिफाई होता है, और उस फ्रॉड के अगेंस्ट अगर किसी तरह का कोई ऑर्डर या डिमांड रेज होता है तो उस पे जो टैक्सेस आप पे करते हो डेफिनेटली उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। दिस इज द टर्म्स एंड कंडीशन कि आप उसका आईटीसी क्लेम तो बड़ा ऑब्वियस से नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट वाज इंटेंडेड। फ्रॉड केसेस क्या होते हैं, इंटेंडेड होते हैं, कि फ्रॉड मतलब आपने इंटेंशन के साथ किया हुआ है। विदाउट इंटेंशन अगर किया तो डेफिनेटली ये फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा, बट डिपेंड ऑन द केस टू केस। सो आईटीसी टू बी अवेल्ड by a registered person in respect of invoice, a debit note, the detail which have not been uploaded by the supplier
दैट इज शैल नॉट एक्सीड 10%। ओके, दिस इज द क्राइटेरिया। ये जीएसटीआर 2A की बात हो रही है। अब इस क्राइटेरिया में क्या सेट हुआ, इस क्राइटेरिया में सेट ये किया गया है कि आप जो भी चीजें परचेज कर रहे हो, चाहे वो गुड्स का हो गया चाहे सर्विस का, लेट से आपने फॉर पर्टिकुलर मंथ 1000 रुपीज ऑफ टैक्स इनवॉइस, मैं टैक्स अमाउंट की बात कर रहा हूँ, दैट इज 1000 रुपीज टैक्स अमाउंट। अगर 1000 रुपीज टैक्स का परचेज किया है और जीएसटीआर 2A में वो 1000 रुपीज बाय डिफॉल्ट आपके सप्लायर से दिखना चाहिए, बिकॉज आपने परचेज किया तो डेफिनेटली वो अपलोड करेगा अपने जीएसटीआर 1 में, जो कि आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा। बट ऐसा हो सकता है कि आपका कोई सप्लायर इनवॉइस अपलोड ना करे, तो ऐसे केसेस हो सकते हैं कि आपने जो परचेज किया है दैट इज 1000, वो आपका जो है ना इनपुट जीएसटीआर 2A में जितना दिख रहा है उसका 10% एक्सेस आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यानी कि मान लो 2A में जो दिख रहा है वो 800 रुपए दिख रहा है, आपने हालांकि परचेज कितने का किया है 1000 रुपीज का, लेकिन आपके जीएसटीआर 2A में कितना दिख रहा है दैट इज 800। तो 800 का 10% एडिशन दैट इज 80 रुपीज। तो आप मैक्सिमम इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम कर सकते हो दैट इज 880 रुपीज। तो आपका जो 120 रुपीज है वो आपका एज ऑन होल्ड पे चला जाता है, बिकॉज आपके सारे सप्लायर लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो आप उसको डेफिनेटली आगे चल के क्लेम कर सकते हो। दिस इज द रूल ऑफ कैपिंग 10%, यानी कि आप 10% जीएसटीआर 2A से एक्सेस नहीं ले सकते हो, दैट इज 10% से एक्सेस अबव अमाउंट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर यही चीज अगर मान लो आपके 2A में दिख रहा होता 900 और 900, तो आप उसका 10% करते हो तो 990 ले सकते थे। बट अगर मान लो आपकी जीएसटीआर 2A में 1100 दिख रहा है, 1100 प्लस 10% एक्स्ट्रा, यानी कि कितना हो गया 1100 प्लस 110 यानी कि 1210 रुपए, बट आपके परचेज रजिस्टर में कितना है 1000, तो विच एवर इज लोअर, यानी कि आप 1000 रुपीज का ही इनपुट टैक्स ले सकते हो। लेकिन ये 1210 में क्या हो सकता है, 1210 में ये वो भी हो सकते हैं जो पिछले महीने अपलोड करने थे लेकिन अपलोड नहीं किया, लेकिन इस महीने अपलोड किया, तो आपको हो सकता है वो आपको दिख रहा होगा। सो दैट वे यू हैव टू रिकंसाइल योर बुक्स ऑफ अकाउंट विद जीएसटीआर 2A एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अबव एन एक्सेस नहीं लेना है, दैट इज 110% ऑफ जीएसटीआर 2A बैलेंस। ओके, एडिशनल कंडीशन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स, यानी कि हर एक चीज को हमने समरी बना दी यहाँ पे। इन केस ऑफ गुड्स रिसीव्ड इन लॉट बेसिस, अब क्या होता है कि अगर मान लो लॉट में आपका गुड्स रिसीव होता है तो आईटीसी इज एंटाइटल अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट लॉट। जब तक कि अगर मान लो आपका प्रोडक्ट लॉट में आता है, तो जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट या फिर लास्ट बैच आपका प्रोडक्ट का रिसीव नहीं हो जाता है, तब तक आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। सेकेंड प्रोविजन, that is in case of recipient of supply fails to pay the supplier within time of prescribed date of invoice, यानी कि इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो बायर होता है, बायर को अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो मेक श्योर कि पार्टी का जो इनवॉइस है वो 6 महीने यानी कि 180 डेज के अंदर सप्लायर का बिल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर इन द सेंस हो जाना चाहिए, एट द सेम टाइम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सप्लायर को जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर देना चाहिए इनवॉइसेस, एंड बायर को ये मेक श्योर करना चाहिए कि फुल अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज पेड विद इन 180 डेज। अगर पे नहीं होता है डेफिनेटली वो आईटीसी रिवर्स होगा, दैट इज आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट के साथ में। और ये इनपुट तभी मिलेगा जब हम लोग उसका पूरा का पूरा क्लेम, दैट इज उसका पूरा का पूरा इनवॉइस वैल्यू पे करेंगे, तो जाके हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो यहाँ बोला है कि ये रूल 37 में अगर आपने पेमेंट नहीं किया 180 डेज के अंदर, तो एल्स आईटीसी प्लस इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट एंटाइटल्ड टू रिसीव आईटीसी आफ्टर द पेमेंट टुवर्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स, यानी कि आपको इनवॉइस तभी मिलेगा जब इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जहां पे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स दोनों फुल क्लियर करते हो, तो ही जाके उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। नो क्लेम आईटीसी इफ on the capital goods or plant and machinery, capital goods or plant and machinery, if depreciation is claimed on the value of GST portion, तो आप उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते हो। दैट इज डेप्रिसिएशन आपने जीएसटी की वैल्यू पे भी कैलकुलेट कर लिया, उसको कैपिटलाइज करके कर लिया, तो इस केसेस में आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं मिलेगा। बड़ा ऑब्वियस है। टाइम लिमिट, एनी रजिस्टर्ड पार्टी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम ITC आफ्टर द रिटर्न ऑफ सितंबर,
यानी कि ये इंपॉर्टेंट रिटर्न है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20, इस केस में क्या होता है कि अगर कैसा कोई भी इनवॉइसेस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बिलोंग करता है 2019 से लेके 2020 का, आप उसका इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो। कब तक ले सकते हो? अगले साल यानी कि 2020 सितंबर के रिटर्न तक। आप 2000 सितंबर 20 के रिटर्न या फिर आप 2019-20 का एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर, जो भी उसका ड्यू डेट होता है आप उसके टाइम से ले सकते हो। यानी कि सितंबर के रिटर्न या फिर आप एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट जो है उससे पहले, जो विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। एक बार टाइम पीरियड खत्म हो गया विच एवर इज अर्लियर, आप फिर 2019-20 का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर क्लेम करते हो तो डेफिनेटली ऑडिट में ये रिवर्स कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ में। ITC claim is based on the use of goods or service. Yes, use of input tax credit for the purpose of business। अगर आपने बिजनेस के लिए लिया है डेफिनेटली वो उसका ITC अवेलेबल है। फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन बिजनेस यानी कि ITC नॉट अवेलेबल। अब एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। एग्जांपल, फर्ज करो एक कंपनी है, उस कंपनी में पेंट्री स्टाफ दैट इज पेंट्री है। अब पेंट्री में क्या होता है, कॉफी मशीन्स होती है, तो कॉफी के प्रोडक्ट होते हैं और उसके दैट इज जो कॉफी सर्व करने के लिए उसका मिल्क हो गया, कॉफी बीन्स हो गए, पाउडर हो गया। अगर ये सब चीजें अगर आप परचेज करते हो, अब ये सब चीजें जो आपने परचेज किया दैट इज फॉर पेंट्री, और ये सब चीजें फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस नहीं है, बिकॉज आप इसको कंजम्पशन करोगे अपने लेवल पे, एम्प्लॉइज उसको यूज करेंगे। तो ये जो पेंट्री स्टफ आपने परचेज किया, उसी तरीके से अगर आपने वाटर कैन परचेज किए फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉइज के पीने के लिए पानी की व्यवस्था की, तो ये ऐसे खर्चे हैं जो आप इसका कंजम्पशन करते हो, ये एम्प्लॉय के कंजम्पशन बेस पे होता है। तो ये सब चीजों का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। आई एम श्योर आपने किया रहेगा, बिकॉज आपको अवेयरनेस नहीं होगी या फिर मालूमात नहीं होगा। प्लीज मेक श्योर आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बिल्कुल बात कर सकते हो कि ये ऐसी चीज है जिसका आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं लेना है। अगर लिया है तो आप उसको रिवर्स कर दो। डेफिनेटली अगर आपकी कॉर्पोरेट कंपनी होगी तो डेफिनेटली उन्होंने ऑडिट के टाइम पे रिवर्स कर दिया होगा। सो क्लेम करने के लिए आपको वही चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज, आपने अगर फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस लिया है तो डेफिनेटली उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज फॉर द इंटेंडेड टू बी यूज बाय सप्लायर इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। यस, इनपुट मीन्स एनी गुड्स, आपने कोई भी चीज परचेज की है जिसका यूज आप बिजनेस के फर्दरेंस के लिए करने वाले हो। इनपुट सर्विस मीन्स एनी सर्विसेज यूज टू बी इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सिंपल 59 एंड 60 दोनों वही चीजें कहती है, चाहे आप गुड्स परचेज करो चाहे सर्विस परचेज करो, अगर दोनों का इस्तेमाल फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो रहा है डेफिनेटली आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। बट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड्स मींस द वैल्यू व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट on the person claiming the input tax credit and which are used for intended to be used in the course of the furtherance of the business। जैसे कि लैपटॉप आपने लिया, डेफिनेटली आपने अकाउंटिंग करने के लिए लिया, ऑफिस स्टॉप को दिया आपने फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, बिकॉज बिजनेस की एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इन सच केसेस अगर आप उसका दैट इज टैक्स अमाउंट को डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगाते हो तो डेफिनेटली उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, ITC बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सप्लाई। अब बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सप्लाई यानी कि सप्लायर कौन करे, पार्टी फॉर टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई, ऑब्वियस बात है ITC अवेलेबल है। पार्टी फॉर एग्जेम्प्टेड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऑब्वियस बात है नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो टैक्स तो लगेगा नहीं, तो ITC इज नॉट अवेलेबल ऑन दैट। that is apportionment of ITC by a banking company or non-banking company, that is non-banking financial institution। तो इसमें ये रूल ये कहता है द नॉन बैंक और नॉन बैंकिंग फैशन, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए, आइदर रिवर्सल ऑफ ITC एज पर सेक्शन 17(2)। इस केस में क्या है कि ये ITC ब्लॉक क्रेडिट में कहलाता है। ब्लॉक क्रेडिट यानी कि ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो, और 50% ऑफ एलिजिबल ITC या फिर आप उसका 50% ही ITC क्लेम कर सकते हो। ब्लॉक क्रेडिट अब हम डिस्कस करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट। सेक्शन 17(5) इस केसेस में वो केसेस है जहां पर आप पर्टिकुलर
गुड्स या सर्विस जो आपने परचेज की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वाटर का ही, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते होता है, दोज आर इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आप जब जीएसटीआर 3B फाइल करते हो तो वहां पे सेक्शन दिया हुआ है अंडर टेबल नंबर 4, वहां पे होता है एज पर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 17.5। तो इस केसेस में क्या है, मोटर व्हीकल सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, मोटर व्हीकल इसके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप ये समझो कि अगर आपने कोई कार परचेज की है, आपने कोई भी मोटर कार परचेज की है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% इंक्लूडेड ड्राइवर। सो अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज किया जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसकी पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी, मतलब अप्रूव्ड है डिपार्टमेंट की तरफ से कि उसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 नहीं होनी चाहिए, तो उसका दैट इज मोटर व्हीकल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। अच्छा, अब यहाँ पे बात करूँ, यानी कि अगर मोटर कार ऑब्वियस बात है, अगर बस परचेज करते हो तो ऑब्वियस बात है बस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपका बिजनेस ट्रांसपोर्ट एजेंसी में ही है और आपका यही चीज बिजनेस है कि आप फॉर द फर्दरेंस ऑफ यही चीज के लिए आप कार परचेज करते हो, बस परचेज करते हो, तो ऑब्वियस बात है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, सेल कार, जो आप देखते रहोगे एडवर्टीजमेंट आता है कि कार बेचते हैं, तो ऐसा बिजनेस जो कार खरीदते हैं और कार बेचते हैं, बिकॉज वो कार उनके लिए कैपिटल गुड्स नहीं है बल्कि वो देखा उनके लिए गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है, तो ऐसे बिजनेस हाउसेस जो इस कैपिटल गुड फॉर अदर कैपिटल गुड्स बट उनके लिए वो गुड्स है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट जो डील करते, सेल करते, परचेज करते, तो ऐसी चीजों का अगर वो सेल परचेज करते हैं तो ऑब्वियस बात है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इन केस ऑफ सप्लायर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई नेम फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, मैंने बताया कि अगर वही चीजें परचेज करते हैं और उसी चीज से सेल करते हैं तो ऑब्वियस बात है उसका टैक्स क्लेम कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, या फिर उनका बिजनेस ही है ट्रांसपोर्टेशन का कि वो बस एग्जांपल परचेज करते हैं और बस का ही वो सर्विसेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, यानी कि जो मोटर व्हीकल्स ट्रेनिंग हाउसेस होते हैं जो गाड़ियां परचेज करते हैं ताकि लोगों को ट्रेनिंग दे सके ऑन ड्राइविंग, तो ऑब्वियस सी बात है उनका बिजनेस इसी से रिलेटेड है, तो इस बिजनेस से रिलेटेड है तो इसका डेफिनेटली उसका इनपुट टैक्स ले सकते हैं। बट अदर केसेस में, जैसे कि अगर मान लो आपने फॉर जस्ट नॉर्मल पर्पस के लिए आपका गुड्स है, ठीक है, बट आपने एक कार खरीद ली, आपका बिजनेस है, आपने कार खरीद ली, तो डेफिनेटली उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। ओके, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, यानी कि उस कार के ऊपर, उस मोटर व्हीकल के ऊपर आपने कोई भी सर्विस कराया या इंश्योरेंस कराया या फिर रिपेयर्स कराया, मेंटेनेंस कराया, उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द पीएमवी, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द जीएमवी, दैट इज ग्रॉस मेंटेनेंस वैल्यू, अदर वैल्यू। तो कहने का मतलब मोटा मोटा तौर पे ये समझो कि अगर आपने अपने बिजनेस हाउस में कोई मोटर कार परचेज की, मोटर व्हीकल परचेज की, अगर आप उसका बिजनेस नहीं करते हो, आपके लिए वो गुड्स नहीं है, तो ऑब्वियस बात है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट। सिमिलरली अ ब्लॉक आईटीसी ऑन वेसल एंड एयरक्राफ्ट, वेसल एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर, इनका भी इनपुट टैक्स, अगर आपने कोई वेसल परचेज किया है बट इसका फॉर द मेकिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, आपने वही चीज, मतलब अगर आप उसका बिजनेस करते हो, क्या परचेज करते हो, सेल करते हो, आप गुड्स में डील करते हो उसको, तो सिमिलर केस आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। जैसे कि फॉर द पर्पस ऑफ द वेसल एयरक्राफ्ट आप सप्लाई करते हो, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आप पैसेंजर को सप्लाई करते हो, आपका बिजनेस ही वही है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, आपका बिजनेस हाउस है कि आप ट्रेनिंग देते हो वेसल की, आप एयरक्राफ्ट की। अगर आपका बिजनेस हाउस ट्रेनिंग का ही है तो ऑब्वियस बात आपने जो परचेज किया वो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, और बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस, रिपेयर, ऑब्वियस बात है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब कुछ और भी है, ब्लॉक आईटीसी, ब्लॉक आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। अब इसको जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझो कि आपके ऑफिस का एनुअल गैदरिंग होता है XYZ 3 स्टार होटल में, अगर उस 3 स्टार होटल में आपका गैदरिंग होता है तो 3 स्टार होटल में जो भी खाने का बिल हुआ या कैटरिंग सर्विस हुई, लेट्स से 2 लाख रुपए का प्लस GST अगर देखा जाए उसमें,
72,000 का जीएसटी लगा, दैट इज 2,72,000 का बिल आता है, तो ये सब चीजें ब्लॉक क्रेडिट में आती है। तो आपने जो फूड परचेज किया, कैटरिंग सर्विसेज हो गई, तो उसका 72,000 रुपीज एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा आपका, वो एज एन एक्सपेंस ही ट्रीट करना पड़ेगा। लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट टू क्लॉज और क्लॉज ए और ए, दैट इज पिछले क्लॉज की बात हो रही है, एक्सेप्ट व्हेन द यूज फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड देयर इन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। कैसे? अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय लोग के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस कराया या किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस कराया, तो वो जो भी जीएसटी उस पर चार्ज हुआ रहेगा उसका भी इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलता है। ऑन अबव गुड्स और सर्विसेज, ITC available when the above is used for registered person for making an outward supply of the same category। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आप कार परचेज करते हो, कार सेल करते हो, तो आपका बिजनेस ही सेम कैटेगरी का हो गया, तो आप उसका इनपुट टैक्स ले सकते हो। बट अगर आपका सेम कैटेगरी बिलोंग नहीं है तो ऑब्वियस बात है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ सर्विसेज एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्स कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। मतलब आपका चाहे कंपोजिट में हो चाहे मिक्स सप्लाई में, अगर आपका सेम कैटेगरी है तो डेफिनेटली उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। मेंबरशिप ऑफ क्लब, फिटनेस सेंटर, ट्रैवल बेनिफिट, ये जितने मेंबरशिप आप लेते हो उसका डेफिनेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। ITC in respect of such goods or service shall be available where it is obligatory for employer under any law for the time being in force। जैसे कि ESIC के थ्रू एम्प्लॉयर जिसकी सैलरी बिलो होती है स्पेसिफाइड लिमिट, उनका अगर आप दैट इज इंश्योरेंस लेते हो तो हो सकता है उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, दैट इज स्पेसिफाइड लॉ की बात हो रही है। बट नॉर्मल केस में आपने किसी भी एम्प्लॉय का अगर इंश्योरेंस लिया तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ITC ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको बता दूं एग्जैक्टली एग्जांपल के थ्रू कि आप एक नया ऑफिस लेते हो और वो ऑफिस अनफर्निश्ड है, यानी कि वहां पे किसी तरह का कोई फर्निशिंग अवेलेबल नहीं है, ना ही वहां पे एसी इंस्टॉल है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। तो आपने क्या किया, आपको मूव होने में वहां पे 3 से 4 महीने बचे, तो आपने क्या किया, वहां पे किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर दे दिया कि सर ये काम करो, ये मेरा ऑफिस है, मेरा स्पेस लिया, मेरे का यहाँ पे जितने भी केबिन है ये केबिन बना के दो, ये चीजें करके दो, ये वो चीजें इंस्टॉलमेंट करके दो, यानी कि पूरा का पूरा आपने एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया। तो ऐसे केसेस में जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जो आपको इनवॉइस प्रोवाइड करेगा फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, उसने जो भी परचेज किया रहेगा, जो भी मटेरियल लगा रहेगा, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते हो, मूवेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका नहीं मिलने वाला है, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, एक्सेप्ट दोज whose main business is work contract। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यस ऑब्वियस बात है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किसी से परचेज करेगा और वो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसको तो इनपुट टैक्स मिलेगा। बट बीइंग अ नॉर्मल यूजर, हम एक हमारी कंपनी है जो हमारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करते हैं, बट हमने किसी को अपना ऑफिस फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया हुआ, तो ऑब्वियस बात है जो भी उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। Plant and machinery means apparatus, equipments, machinery fixed to earth which is are used for the outward supply। yes, इसका इनपुट टैक्स मिलेगा बिकॉज ये जो मशीनरी है ये अपने बिजनेस पर्पज के लिए ये यूज होने वाले ताकि आउटवर्ड सप्लाई हो सके। इंक्लूड फाउंडेशन और सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक्सक्लूड इसमें क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी, लैंड, बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन, ये सब चीजें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो होती है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने को नहीं मिलने वाला। मोटा मोटा तौर पे समझो ये कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर करके देता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपने क्लेम किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको रिवर्स कर दो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट के साथ। गुड्स और सर्विस यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं वही बात कर रहा हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो भी अपनी गुड्स एंड सर्विस परचेज की रहेगी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। सी, गुड्स और सर्विस रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन व्हिच आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अभी बात हुई अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। ऑन हिज अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विस आर यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, इज ऑन हिज ऑन अकाउंट, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कराते हो या फिर कंस्ट्रक्शन कराते हो फॉर एनी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केसेस में आप जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हो सप्लायर को वो आपको ऐसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो अमाउंट होते हैं छोटे नहीं होते,
बड़े अमाउंट होते हैं तो बस ऑब्वियस उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, बट उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन दैट इज रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ रिपेयर टू द एक्सटेंड ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ, रिमूवल दैट इज रिनोवेशन हो गया बिल्डिंग का या फिर जमीन का या फिर फैक्ट्री का, आप रिनोवेशन कराते हो, सो दोज ऑल आर दैट काइंड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। उसका इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा बल्कि आप उसको ऐसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अदर ब्लॉक क्रेडिट और क्या क्या चीजें हैं? गुड्स और सर्विस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन लेवी, बट ऑब्वियसली कंपोजिशन लेवी में जो डीलर है उसका इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम नहीं कर सकता है। गुड्स और सर्विस रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड, यानी कि नॉन रेसिडेंट पर्सन को जो भी गुड्स और सर्विस मिलता है वो उसको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, खाली इंपोर्ट गुड्स को छोड़ के। गुड्स और सर्विस यूज फॉर द प्राइवेट और पर्सनल कंजम्पशन, ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ और फ्री सैंपल, ये इस केसेस में आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 74 और 129 फ्रॉड केसेस, यानी कि अगर आपने कोई भी टैक्स जो पे किया है दैट इज रिलेटेड टू फ्रॉड केसेस, जहां पे आइडेंटिफाई हुआ, डिमांड रेज हुआ है, ऐसे केसेस में आपने जो भी टैक्सेस पे किया उसका इनपुट टैक्स बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते हो। नाउ सेक्शन 18 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ आईटीसी। सी ITC on input, a person obtaining registration within 30 days from date of liable, यानी कि जिस दिन वो लाइबल हो जाता है उसके विद इन 30 डेज के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है सो दैट ही कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट। ITC ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है वॉलेंट्री रजिस्टर करना पड़ेगा उसको। ITC ऑन स्टॉक कैपिटल गुड्स from date of liable to pay taxes under normal levy of composition or normal levy from composition levy और similar from composite to normal levy, यानी कि जो भी उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने चाहे स्टॉक के हो चाहे कैपिटल गुड्स के हो, उसको अगर वो कन्वर्ट करता है नॉर्मल से कंपोजिट में, कंपोजिट टू नॉर्मल में, तो विद इन लिमिट ऑफ टाइम उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी जाके वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। ITC ऑन स्टॉक और कैपिटल गुड्स from date of liable to pay taxes, that is यहाँ पे pay taxes taxable goods from exempted goods, इस केसेस में यानी कि मान लो गुड्स पहले exempted में था बाद में वो चल के taxable हो गया, taxable to exempted हो गया, तो इस केसेस में अगर डेट ऑफ लाइबल रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज अगर वो रजिस्ट्रेशन कर लेता है तो ऑब्वियस बात है उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच ITC हैज बीन टेकन अर्लियर पे टैक्सेस ऑन हायर ऑफ ITC अवेल अर्लियर लेस 5% फॉर एवरी क्वार्टर, दैट मीन्स ये वो बात हो रही है, ये एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे कि आपने कोई लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप परचेज का उसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, जैसे कि परचेज ऑफ लैपटॉप आपने 1 जनवरी 2018 को आपने कोई लैपटॉप परचेज किया, ये ITC का जो प्रोसेस है कैलकुलेशन ये समझो आपने एक लैपटॉप परचेज किया जनवरी 2018 को, परचेज प्राइस था 50,000 और टैक्स जो आपने पे किया दैट इज 10,000, तो आपने टोटल जो हो गया इसका दैट इज कॉस्ट हो गई, दैट इज कॉस्ट इन द सेंस 50,000 प्लस आपने इनवॉइस वैल्यू 10,000 मिला के 60,000 हो गई। आपने प्रोडक्ट को डिस्पोज किया यानी कि सेल किया आपने मई 2020 को, अब आपने एज अ स्क्रैप सेल किया जो सेल वैल्यू ऑफ लैपटॉप, बिकॉज आपका लैपटॉप की वैल्यू आप डायरेक्टली आप कितने पे सेल कर रहे हो, 10,000 पे सेल कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपने परचेज जो किया था 50,000 और टैक्स आपने जो पे किया था 10,000, अब उसको प्रोडक्ट को आप 10,000 में सेल कर रहे हो तो लायबिलिटी क्या बनेगी और आपको कितना इनपुट टैक्स उसका रिवर्स करना पड़ेगा, जैसे कि सेल ऑफ वैल्यू ऑफ लैपटॉप 10,800, इस पे जीएसटी कितना चार्ज करोगे 18%, दैट इज 1,800, ओके नॉर्मल केस ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने कितना क्लेम किया था 10,000 क्लेम किया था, इसका इनपुट टैक्स आपने यहाँ पे परचेज के टाइम पे 10,000 क्लेम किया था, लेस 5% पर क्वार्टर फॉर 10 क्वार्टर, यानी कि आपने मई में परचेज किया है, आपने सेल किया इसको परचेज किया जैन में, आपने सेल किया मई में, यानी कि टोटल 10 क्वार्टर आपने इसका इस्तेमाल किया, इस लैपटॉप का टोटल 10 क्वार्टर आपने इस्तेमाल किया, तो 5% के हिसाब से पर क्वार्टर के हिसाब से टोटल अमाउंट बनता है दैट इज 5,000। आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 10,000 माइनस 5,000 आपको, यानी कि 5,000 जो बैलेंस बचा है वो आपको रिवर्स करना होगा, यानी कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उसको
रिवर्स करना होगा बेस्ड ऑन दैट यूज ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट दैट इज क्वार्टर। अब बात करते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जिसके मल्टीपल ऑफिसेज या मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में। जैसे मान लो एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का ऑफिस महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, यहाँ पे 3 अलग अलग जगह पर, और तीनों जगह पर आपके ऑफिसेज के पर्सन बैठते हैं। बट लेट्स से अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो परचेस होता है मुंबई हेड ऑफिस से, लेकिन जिसका बेनिफिट तीनों ब्रांचेस यूज करते हैं, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली परचेस का इनवॉइस तो आया किसके नाम से? एचओ के नाम पे। सारा का सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन क्लेम कर रहा है? महाराष्ट्र क्लेम कर रहा है। जबकि ऑब्वियस बात है कि ये इस केसेस में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर सर्विस को कॉमनली हर कोई यूज कर रहा है, हर कोई यूज कर रहा है, तो ऐसे केस में आईएसडी एप्लीकेबल होता है। ऐसे केसेस में एचओ को जो इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट है, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट का है, जैसे गुजरात हो गया, फिर दिल्ली हो गया, वहां पे एज अ क्रॉस चार्ज की एंट्री रेज करनी पड़ती है और उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इनपुट उनका अमाउंट उनको पर्टिकुलरली ट्रांसफर करना पड़ता है बाय रेजिंग एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस, आईएसडी इनवॉइस। So ITC is distributed to supplier of goods and services, same entity having same PAN, yes, सेम पैन रहेगा, उनके ब्रांचेस रहेंगे अलग अलग, तो डेफिनेटली जो कॉमन एक्सपेंसेस होंगे, जो कॉमन यूज ऑफ सर्विसेज होंगे, तो इनपुट टैक्स पर्टिकुलर ब्रांच को ट्रांसफर करना पड़ेगा। डीम्ड एज आईएसडी सप्लायर ऑफ सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट, कॉमन सर्विस यूज एट फॉर, जैसे ऑफिस कॉर्पोरेट आपने जो भी कॉमन सर्विस यूज किया, ऑब्वियस सी बात आप उसको इनपुट टैक्स आप वहां पे पूरा का पूरा क्लेम नहीं कर सकते हो। बिकॉज होता है कि आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई 10,000 रुपीज का आपने जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज किया जो तीनों एक्सेस करते हैं, सीआरएम लॉगिन हो गया, तो मुंबई ने पे किया 10,000 प्लस 1800 रुपए का उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। अब 1800 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट महाराष्ट्र में क्लेम करने से क्या हुआ कि एक्चुअल में ये इनपुट बिलोंग करता था पोर्शन ऑफ अमाउंट गुजरात का, पोर्शन ऑफ द अमाउंट दिल्ली का। 1800 पूरा का पूरा इनपुट अगर महाराष्ट्र में क्लेम कर लोगे तो महाराष्ट्र की टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है? महाराष्ट्र स्टेट की टैक्स लायबिलिटी हो जाती है कम। अब ये कम हो जाती है तो ऑब्वियस बात है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करते हो, तो ऐसे केस में क्वेरी उठ सकती है कि आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स कम पे किया जस्ट बिकॉज आपने दिल्ली का भी और आपने गुजरात का भी दोनों जगह का एक्यूमुलेटेड आईटीसी जो है आपने महाराष्ट्र में क्लेम कर लिया। जबकि ऐसे केस में आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है पर्टिकुलर स्टेट का आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए था बाय यूजिंग आईएसडी इनवॉइस, और क्रॉस चार्ज की एंट्री रेज करनी चाहिए थी आपको सिंपल लैंग्वेज में। अब ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे करोगे, वो दैट अकॉर्डिंग टू द यूज एंड आपका ब्रांच के रिक्वायरमेंट, जैसे 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 मतलब यूज करते हैं, जैसे जैसे वो इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से इसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू आप निकाल सकते हो। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वही चीज जो हम लोगों ने एक्सप्लेन की कि आईएसडी केस में जो भी दैट इज सीजीएसटी एसजीएसटी के जो इनपुट टैक्स मिला रहेगा मेन एचओ को, वो उनको सारा का सारा आईजीएसटी के फॉर्मेट में दूसरे स्टेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। चाहे वो एक ही पैन नंबर पे हो, यानी कि एक ही उनका बिजनेस के अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस हो, या फिर उनका सेम वर्टिकल अलग दैट इज अलग अलग बिजनेस वर्टिकल हो, तो जो सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट के मुताबिक जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने क्लेम किया है एज पर रूल के हिसाब से आईएसडी के थ्रू अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है पर्टिकुलर स्टेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, सो दैट दे विल बी एबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट और वहां की लायबिलिटी उतनी कम हो जाए। बिकॉज अगर महाराष्ट्र में सारी लायबिलिटी कम हो जाती है तो ऑब्वियस मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्वेश्चन उठा सकती है कि जब ये आईएसडी में आता है, इसका कॉमन सर्विस हम लोग सब लोग यूज करते हैं, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करो। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से होगा क्या? ऑब्वियस बात है टैक्स क्रेडिट कम हो जाएगा महाराष्ट्र में, टैक्स लायबिलिटी जो है महाराष्ट्र में ज्यादा पे होगी, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। इसलिए इसको आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट में, तो मेक श्योर कि जो कॉमन सर्विसेज आपके यूज होते हैं, जैसे एचआर सर्विसेज हो गया, जैसे कि या फिर आप ऐसे समझ लो कि वर्क फ्रॉम होम के टाइम में ऐसे मान लो समझ लो कि आप जिंग जैसे अपने पोर्टल यूज करते हो, कोई जो कॉमन सीआरएम पोर्टल हो गया एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए, ये सब चीजें जो है आपकी कॉमन सर्विसेज में कहलाती हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि आपके 4 अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस है लेकिन अकाउंटिंग उसकी सेंट्रलाइज महाराष्ट्र से होती है, तो ऐसे केस में ऑब्वियस बात है बिलिंग तो हर एक स्टेट का हो रहा है लेकिन उसका कॉमनली सर्विस अकाउंट मैन एचओ में ही आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है एचओ में ही सारा का सारा सिस्टम यूज हो रहा है। जब भी प्रोडक्ट है लाइसेंस है वो एचओ में हो रहे हैं, ऑब्वियस बात है यही एचओ यही लाइसेंस सब चीजों के लिए यूज हो रहा है, तो इसको आपको एज अ रूल के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इसका इनपुट टैक्स पर्टिकुलर स्टेट को यूजिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये केसेस है जो अपने को आईटीसी के हिसाब से अपने को ध्यान रखने पड़ते हैं।
if input tax credit distributor contravenes provision under section manner of distribution of ITC by SD resulting of excess ITC distributed, तो अपने को ध्यान रखना है कि मतलब ITC उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करना है जितना कि अप्लीकेबल है। अगर हमने गलती से रॉन्ग ज़्यादा क्लेम कर लिया, ज़्यादा फिर क्लेम कर लिया, अपने को रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ। सो यस, इट इज डन विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। हमने जस्ट इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा। हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में ये देखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन क्लेम कर सकता है, कौन एलिजिबल है, टाइम लिमिट क्या है, साथ साथ में ये कैसे क्लेम होता है एंड डिफरेंट केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे वर्क करता है और कौन कौन से आईटीसी जो है ब्लॉकिंग मॉडल में है। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आप करने जाओगे तो बहुत टफ होता है इसको इम्प्लीमेंट करना, बट मेक श्योर कि आपको बिजनेस के जो परचेसेस हैं, इनवर्ड सप्लाईज है, उनको आइडेंटिफाई करो कि किसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, किनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो। अगर आपका ये अमाउंट बड़ा अमाउंट बनता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कल को चल के यह बड़ा अमाउंट आपका इंटरेस्ट के साथ काफी बड़ा अमाउंट बन जाएगा एंड एट दैट टाइम आपको रिवर्स करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो ये तो हमने थियोरेटिकल पार्ट बात कर ली। अगर प्रैक्टिकल बात करें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इंटरनली एडजस्टमेंट कैसे होता है, तो वो पूरा का पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अलग जीएसटी मैनेजमेंट इन टैली ERP9 वाले मॉड्यूल में कवर कर रखा है कि प्रैक्टिकल लेवल पे जीएसटी को आप कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को आउटपुट के साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हो और उसका फ्लो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट अपना थियोरेटिकल पार्ट ऑफ जीएसटी, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। For any further query, doubts, we are available on this given contact detail. You can reach us anytime, that is with any query. See you in the next video. Thank you.